हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं गुप्त वंश एवं हर्षवर्धन का काल। ठीक है, इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लानेशन यहाँ पर आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे एक लाइक करने का प्रयास कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले इतिहास का काफ़ी वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों आप सभी को, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य रहता था। ठीक है, कौन? वाग्भट, धन्वंतरी, पालकाप्य, उपरोक्त सभी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य कौन रहते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धन्वंतरी हो जाएगा। ठीक है, कौन से आयुर्वेदाचार्य रहते थे? तो धन्वंतरी रहते थे। ठीक है, आइए इससे संबंधित व्याख्या को हम लोग देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ और विद्वान कौन कौन थे? जैसे कालिदास हो गया, बैताल भट्ट, वरामिहिर, वरुचि, अमर सिंह, शंकु और घटकरपर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गुप्तकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण किसे माना जाता है? तो मंदिर को माना जाता है, मंदिर निर्माण कला को माना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सर्वोच्च उदाहरण कौन थे? तो मंदिर थे। मंदिर निर्माण कला का जन्म यहीं से हुआ था। इस समय के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए जाते थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का एक परिपक्व उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है अश्वघोष, नागार्जुन, नागसेन, आर्यभट्ट। इसका आंसर हो जाएगा शून्यवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय दर्शन में शून्यवाद का प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। नागार्जुन कौन थे? एक प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य थे, उन्होंने शून्यवाद सिद्धांत विकसित किया था। नागार्जुन को माध्यमिक विचारक के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर ना? चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। किस शासक ने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, शशांक या समुद्रगुप्त? तो किसने कटवा दिया था? तो शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है, शशांक कहाँ का राजा था? बंगाल का राजा था। उसने पेड़ को जड़ से उखड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें असफल रहा, तो उसने पेड़ को ही कटवा दिया और उसकी जड़ों में आग लगा दी थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख किसमें मिलता है? मेहरौली लौह स्तंभ, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, उदयगिरी अभिलेख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेहरौली स्तंभ लेख से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख कहां से मिलता है? मेहरौली स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल के शासकों के एक संघ को हराया था। बंगाल के राजा को हराने के बाद चंद्रगुप्त ने सिंधु नदी के 7 मुहाने पार करके कश्मीर की सीमा पर ब्यास घाटी में वहलिका पर भी विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट कर लेते हैं, गुप्त काल में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ कौन? वल्लभी, तक्षशिला, नालंदा या विक्रमशिला? कौन प्रसिद्ध हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था। यह विद्यालय कहां पर है? राजगीर में था। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। कब की थी? 450 से 470 के बीच। और यह दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय
आवासीय विद्यालय था। यहाँ बौद्ध शिक्षा और सभी तरह के ज्ञान का अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्ष सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? कब आसीन हुआ था? 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन के बड़े भाई का क्या नाम था दोस्तों? राज्यवर्धन था। और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है गद्दी पर बैठा था। वर्धन वंश का अंतिम शासक था और उनका जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में हुआ था। पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। माँ का नाम यशोमती, ठीक है। और भाई का नाम राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। और बहन का नाम क्या था? बहन का नाम राज्यश्री था, ठीक है, राज्यश्री। हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कनौज की गद्दी संभाली थी। हर्षवर्धन को सकलोतर पथनाथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाकाटक वंश के शासकों में किसके साथ गुप्त वंश की कन्या प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रसेन द्वितीय के साथ। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी कुबेर नागा की बेटी थी। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, पुलकेशिन सेकेंड के बीच युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार यह पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी पर लड़ाई हुई थी? नर्मदा नदी के तट पर लड़ाई हुई थी। कब? 618 से 619 के बीच। इस युद्ध में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पुष्यभीति वंश के राजा हर्षवर्धन को हराया था। इस युद्ध के बाद पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच एक संधि हुई थी। इस संधि के मुताबिक नर्मदा नदी को दोनों राज्यों की सीमा माना गया था। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के समय भारत यात्रा पर आए बौद्ध यात्री वेनसांग का प्रवास काल क्या था? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 630 से 645। वेनसांग कहाँ का यात्री था दोस्तों? चीनी बौद्ध यात्री था और हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। 15 वर्षों तक यहाँ पर रहा था। उसकी एक रचना है सीयूकी। सीयूकी में अपनी यात्रा और उस समय के भारत का विवरण किया है दोस्तों, विवरण दिया है। और उनके वर्णन से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था का यहाँ पर विवरण मिलता है। इसे नीति का पंडित कहा गया है और यात्रियों का राजकुमार भी इसे कहा गया है। नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों, आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की थी? हर्षचरित की रचना नहीं की थी। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली की रचना की थी, लेकिन हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी, ठीक है। हर्षचरित की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो हर्षचरित की रचना संस्कृत के विद्वान कवि बाणभट्ट ने की है, ठीक है। इसमें क्या है? हर्षवर्धन की जीवनी है इसमें। बाणभट्ट कौन थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। यहाँ पर हर्षवर्धन की बात कर लिया जाए तो हर्ष स्वयं एक कवि और नाटककार थे। उनकी रचनाओं में लोकप्रिय रचनाएं रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इनकी रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। नेक्स्ट है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने? तो एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा की गुफा के निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और गुफाएं भारतीय पाषाण शिल्प का स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण है। ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी हुई है। दोस्तों गुप्त वंश, ठीक है, तो तीसरा वीडियो आपको उपलब्ध करा हूँ। साथ ही साथ हर्षवर्धन से संबंधित जो है कुछ प्रश्न थे इसमें। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक करने का प्रयास कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को
जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।